वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं और साथ ही में इन्वेस्टमेंट की अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर भी बात करते हैं। और अभी हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या करें, क्योंकि फिर से जब इस हफ्ते की शुरुआत हुई तो वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ जो है बयान दिए अपने कोर्ट से ले सुप्रीम कोर्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, उसके बाद इनका जो है काउंटर टैरिफ को लेकर के बयान और टैरिफ लगा देना। यानी ट्रेड को लेकर फिर से टेंशन बढ़ती हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ऑलरेडी राइज कर रही है, खास तौर पर गल्फ कंट्री से हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही है। और अब मैक्सिको में एक सिविल वॉर अनरेस्ट जैसी सिचुएशन आ गई है और इन सब का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में एक डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, गोल्ड और सिल्वर जब इस तरह के अनसर्टेनिटीज होते हैं ना, तो वो फिर से बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं और यही हमें नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि जनवरी के एंड में हम बहुत तेजी देख रहे थे, फरवरी के मिड में हम फिर दबाव देखने लगे और अब जब फरवरी के एंड में आ रहे हैं तो फिर से सोने में हल्की सी बढ़त दिख रही है 1,60,000 के आसपास, और साथ ही में चांदी जो है वहां पर भी 2,60,000 के आसपास उसके भाव नजर आ रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर, इफ दैट इज ऑन योर माइंड कि इसमें क्या करना है, तो आज हम यही जवाब आपको देने वाले हैं। अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल मेरे साथ हैं। गोल्ड और सिल्वर का ये बनता बिगड़ता रिश्ता, इस पर बात करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह कितनी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। और मुकेश आपके पोर्टफोलियोज पर भी जवाब देने वाले हैं। वेलकम मुकेश, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। मुकेश जी से अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो फटाफट आपको तरीका बता देते हैं। मुकेश जी हमारे साथ अगले 40 से 45 मिनट तक रहने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चंस और पोर्टफोलियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, money9query@tv9.com। ये है हमारा ईमेल एड्रेस जहां हम आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइव देखिए, अपना क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। और हाँ, मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की तो क्या कर रहे हैं आप। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, 3 ऑप्शन है आपके पास। जुड़ जाइए, मनी 9 प्राइम की फैमिली का मेंबर बन जाइए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का लगातार क्वेश्चंस तो एकदम नॉन स्टॉप आ ही जा रहे हैं मुकेश जी आपके लिए। लेकिन पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है। ये जो है ना सेफ हेवन रैली जो हमें गोल्ड में दिख रही है, आप देख रहे हो क्या ये बस वो जैसे अनरेस्ट होगा तब हम बढ़त देखेंगे, या कुछ फंडामेंटली सपोर्ट है इन दोनों प्रेशियस कमोडिटीज को? अभी क्या व्यू है अभी गोल्ड और सिल्वर पर आपका? देखिए प्रियंका, गोल्ड और सिल्वर में काफी वोलेटिलिटी है, काफी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ही एकमात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट स्पेशली इंडिया में जिसमें रिटर्न बना है। अगर हम लास्ट 1 साल की रिटर्न देखें तो सिल्वर में इन्वेस्टर्स ने 150% रिटर्न बनाया है और सोने में जो रिटर्न बनाया है वो 75% का बनाया है। तो काफी रिटर्न आया है। 6 महीने में 100% सिल्वर का रिटर्न आया है, उससे ज्यादा, और सोने में 50% से ज्यादा रिटर्न आया है। तो काफी जो निवेशक होते हैं वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इतनी रिटर्न ये चीज दे रही है, इसमें इस समय और पैसा डाल देते हैं तो शायद और ऐसा रिटर्न जो पास्ट में आया था वो आ जाए, क्योंकि जो एक निवेशक होता है वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के ज्यादातर डाल रहा होता है। बट मैं इन्वेस्टर्स को, निवेशक को ये बोलना चाहूंगा कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, कोई चीज अगर आपको जो रिटर्न 5 साल में आना होता है अगर वो 1 साल में आ जाता है तो आपको काफी केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज ऊंची खरीदोगे तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इतनी तेजी से आगे ना बढ़े। तो इन्वेस्टर्स को तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो रिटर्न आपने पास में देखा है 100%, 150%, आगे वो आप एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि हो क्या रहा है सोने में, चांदी में, और आगे का क्या आउटलुक है। देखिए, सोना चांदी प्रियंका जो लास्ट 1 साल से इतनी ज्यादा रिटर्न दे रहा था, उसके कुछ कारण थे। कारण ये थे कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उनके प्रेसिडेंट बनने से ग्लोबली काफी अनसर्टेनिटी आ गई है। कभी वो टैरिफ लगाते हैं, कभी कहीं अटैक करते हैं,
कभी वो रुपए प्रिंट करने की बात करते हैं, डॉलर प्रिंट करने की बात करते हैं। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है, अनसर्टेनिटी आती है, तो सोना एज अ सेफ हेवन अच्छा करता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोना जो है पास्ट में भी काफी अच्छा कर रहा था। और मेरे को लगता है इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। अगर आप देखें, अभी भी ईरान में अटैक की बात चल रही है। थोड़े दिन पहले वो वेनेजुएला में उन्होंने वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन पे उन्होंने वो किया। उसके अलावा अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को, यूएस में वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने टैरिफ को कैंसिल कर दिया। जो ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाए थे, फिर ट्रंप ने पहले बयान दिया कि नहीं, हम 10% दूसरे लॉ के अगेंस्ट लगाएंगे, फिर उन्होंने उसको बढ़ा के 15% कर दिया। तो अनसर्टेनिटी की वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है सोना, क्योंकि सोने के पीछे लोग छुपना चाहते हैं, उन्हें लगता है सेफ है, तो सोने की डिमांड बढ़ जाती है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। दूसरा, प्रियंका, सोने का चढ़ने का बहुत बड़ा कारण एक ये भी था कि देश भर में, दुनिया भर में जो है सरकार जो है डॉलर प्रिंट कर रही है, करेंसी प्रिंट कर रही है, क्योंकि वो खर्चा बढ़ा रही है अपना। यूएस में जो है, जो फिस्कल डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कि जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है बोरो करके, वो बढ़ता जा रहा है। $1 ट्रिलियन हर 6 महीने में बढ़ जाता है। अब वो जो पैसा आता है स्पेंड करने के लिए, कहां से आता है? वो प्रिंट करके आता है। तो रुपए की वैल्यू जब गिरने लगती है तो आपको हार्ड एसेट, फिजिकल एसेट्स इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब मेरे को लगता है इन दोनों चीजों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आने वाले टाइम में सोना जो है एक सेफ हेवन एसेट की तरह चलेगा। और इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न के हिसाब से अब ना करें, क्योंकि आपने 100% ऑलरेडी एक साल में कमा लिया है। यहां से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर रहे हैं तो इस हिसाब से करिए कि हाँ, सारी दुनिया में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपका एक पोर्शन पोर्टफोलियो का वो अच्छा करेगा। तो सोने की तो ये कहानी है। हम अभी भी बुलिश है काफी सोने में। इतना रिटर्न नहीं आएगा जितना पास्ट में आएगा, बट आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के हिसाब से मेरे को लगता है ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो चांदी है, चांदी की अलग कहानी है। और चांदी जो है वो ऐसा नहीं है सोने की चाल चलता, उसकी चाल थोड़ी अलग होती है। क्योंकि सोना तो क्या है, देखिए, सेंट्रल बैंक बाय करते हैं, ज्वेलरी के लिए लोग खरीदते हैं। इंडिया में देखिए इतने लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, कोई बेचता नहीं है खराब टाइम में। तो सोने की एक डिमांड बनी रहती है। बट चांदी जो है वो एक इंडस्ट्री कमोडिटी है। उससे इंडस्ट्री में काम आता है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, एआई, ये सब चीजों में यूज आता है। और लेटली हुआ क्या है, ये सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, एआई, डेटा सेंटर में इनकी डिमांड, सिल्वर की काफी डिमांड आने की वजह से काफी डेफिसिट हो रहा था। सप्लाई कम है, क्योंकि माइंस में होता है ये, नई माइनिंग सप्लाई आने में टाइम लगता है, और डिमांड काफी हाई बनी थी। तो गैप था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को लगा कि चांदी जो है काफी चढ़ेगी, और उन्होंने चढ़ा भी दिया। और इसलिए होता क्या है कि जब भी वोलेटिलिटी आती है, सबसे पहले चांदी गिरता है, और चांदी गिरता भी बहुत ज्यादा है। जब अभी जनवरी में गिरा था, एक दिन में वो 30% गिर गया था। तो चांदी गिरने को अगर हम पास का डेटा देखें प्रियंका, 80% तक गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी नहीं आती है। और मैं इस समय इन्वेस्टर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा कि चांदी में डालें, क्योंकि अभी भी अगर आप एक साल का रिटर्न देखें चांदी का, 150% है। हो सकता है यहां से चांदी और दौड़ जाए, हो सकता है रिटर्न डबल हो जाए, बट एक चीज जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो इसमें नहीं है। देखिए प्रियंका, मैं निवेशक को हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, एक बहुत बड़ा रूल होता है कि हमारा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में, हमें उसमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो मेरे को लगता है सिल्वर जो है इस समय वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। चढ़ जाएगा तो मिस करेंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना फिर भी ले सकते हो। और यहाँ पे लास्ट बात मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप कितना पैसा डाल रहे हो, 5 से 10% अगर आप सोने में रख रहे हो पैसा तो ठीक है। 10% से ज्यादा भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कमोडिटीज की साइकिल लंबी होती है। सोने का भी आप देखोगे तो हो सकता है 8-10 साल पास में ऐसे पीरियड रहे जब उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया। हो सकता है आने वाले टाइम में भी इतना रिटर्न ना दे। तो ज्यादा एलोकेशन ना करें। और 5 से 10% आप कर रहे हो तो अगर भाई इस ऐसे रिस्क हेजिंग के जैसे आप उसको करें। तो अगर ये फ्रेमवर्क अगर इन्वेस्टर्स अपने दिमाग में रखेंगे तो मेरे को लगता है उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा और प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी। और अगर थोड़ी सी तेजी आई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे।
मुकेश सर, आप बताइए, आप कह रहे हैं, मैं जो समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं सोना फिर भी बेटर ऑफ है, आप सोने में आप फिर भी इन्वेस्ट कीजिए, चांदी से दूरी रखिए। पर याद कीजिए जब 29 जनवरी को चांदी जो है 4,20,000 पर पहुंच गई थी, ठीक है? तो मैंने भी कई लोगों को यही बोला था कि चांदी में बहुत वॉलीटिलिटी रहती है। तो मुझे कई नाराजगी भरे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज भेजे कि देखो तुमने हमारा लॉस करवा दिया। आप कह रहे हैं कि भाई चांदी से दूर रखिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी साहब कह रहे हैं वो $200 पर चांदी को जाते हुए देख रहे हैं। हम बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट की बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 10 लाख पर चांदी पहुंच जाएगी। और ऐसे में अभी तो फिर इन्वेस्टमेंट कर ले तो बताइए, अगर 2026 में अभी जो 2,60,65,000 मार्च फ्यूचर का भाव दिख रहा है वो 10 लाख पहुंच जाएगा तो बड़ा मिस हो जाएगा ये तो। देखिए प्रियंका, जो आपने रॉबर्ट कियोसाकी जी का नाम लिया, अगर आप उनकी पास्ट प्रेडिक्शंस निकालेंगे, मेरे पास चार्ट है, मैं आपको भेजूंगा, कभी आप दिखाइएगा, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रेडिक्शंस रॉन्ग रही हैं। और सी जितने भी, और मेरे से पूछो तो किसी को नहीं पता है ना मेरे को पता है शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्योंकि हर दिन इकोनॉमी सिनेरियो चेंज हो रहा है। रात को ट्रंप एक ट्वीट करता है, मार्केट सारी दुनिया की हिल जाती है। तो क्या होगा कहना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि चांदी यहां से नहीं चढ़ेगा, हो सकता है चढ़े, हो सकता है 10 लाख चला जाए, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2,65,000 से चांदी यहां से 1 लाख भी आ सकता है। वो रिस्क आप मत करिए, क्योंकि आज के दिन भी जिन इन्वेस्टर्स ने चांदी में 1 साल पहले किया था वो 150% के प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं चांदी में, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए, 2-3% कर लीजिए अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि चांदी यहां से कहीं भी जा सकती है। ओके, लेकिन साथ ही में अमेरिका में भी अब ब्याज दर की कटौती के जो फेड मिनट्स के जो आए हैं निकल करके, फेड की जो मिनट्स निकल कर आए हैं, कह रहे हैं कि वो वहाँ पे रेट कट कर सकते हैं। जनवरी में वो बहुत श्योर थे कि हम नहीं करेंगे, पर अब कह रहे रेट कट। इसका भी इम्पैक्ट तो हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में। देखिए जनरली होता ये है, इंटरेस्ट रेट कट का बहुत बड़ा इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर में होता है, क्योंकि इस समय मान के चलिएगा डॉलर रेट में निवेशकों को यूएस में 4% का ब्याज मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं, अच्छा चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा वहीं ले लो, 4% इंटरेस्ट तो आ रहा है। बट जब इंटरेस्ट कट हो जाता है तो इन्वेस्टर सोचता है कहीं और मैं सेफ एसेट में चलूं, तो उस समय गोल्ड और सिल्वर जो है अच्छा करती है। हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी रेट कट होता है तो गोल्ड और सिल्वर काफी अच्छा करते हैं। यूएस में देखिए ऑलरेडी काफी रेट कट हुआ, और यही एक कारण है, रेट कट की वजह से भी गोल्ड सिल्वर अच्छा हुआ। आगे जो रेट कट की हम बात कर रहे हैं 2026 में, मार्केट डिस्काउंट कर रही है, मार्केट अनुमान लगा रही है कि 2 रेट कट होंगे 25 बिप्स के, मतलब कि 0.25% के। हम टोटल रेट कट आधा % की बात कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है प्रियंका, की इन्फ्लेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पे इन्फ्लेशन 3% चल रहा है, और इन्फ्लेशन नीचे आके नहीं दे रहा है। और इन्फ्लेशन नीचे इसलिए आके नहीं दे रहा है, एक टैरिफ का भी कारण है, टैरिफ के कारण से महंगा है वहां पे। दूसरा एआई की वजह से जो डेटा सेंटर इतने बना रहे हैं, वहां पे 20,000 डेटा सेंटर आ रहे हैं सिर्फ यूएस में। अब डेटा सेंटर में इतना पैसा लग रहा है, वहां पे टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, स्पेंडिंग हो रही है, तो वो भी काफी इन्फ्लेशनरी है। तो जानना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है, कितना रिस्क रहता है। बट अगर रेट कट होंगे तो कमोडिटीज डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो जो सोना चांदी के इन्वेस्टर्स हैं वो प्रार्थना करें कि रेट कट हो, रेट कट होगा तो कमोडिटीज में अच्छी रैली आएगी। अच्छा, मुकेश जी देखिए, जैन साहब हैं, अपने हैंडल से लिख रहे हैं कि प्रियंका जी रोज मत पलटी मारो। अब ये गोल्ड और सिल्वर ने तो मुझको जो है, मैं कुछ भी जो बोलती हूँ उसको लेके इन्वेस्टर्स, और मुझे एक व्हाट्सएप आया है अनूप कुमार का जो पूछ रहे हैं बस मुझे ये बता दीजिए करना क्या है मुझको। तो चलिए, मैं पलटी मार रही हूँ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भी वैसे ही पलटी मार ले रहे हैं, और करना क्या है इज द बेसिक क्वेश्चन। मुकेश जी रैप अप करिए अपनी बातचीत को, करना क्या है मुझे, अभी करना है इन्वेस्ट या नहीं करना है? देखिए करना ये है, इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड का एलोकेशन आप कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी एलोकेशन है अच्छी बात है, नहीं है तो आप बिल्ड कर सकते हो। अगर रैली आएगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चांदी में रैली आएगी, रैली गोल्ड में भी आएगी। हो सकता है आप चांदी से थोड़ा कम कमा लें, बट फिर भी आप रैली में पार्टिसिपेट करोगे। पर गोल्ड की अच्छी बात यह है, सोने की अच्छी बात यह कि कल को गिरता है तो सोना बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। तो एक्शन ये है, 5 से 10% सोना कर लीजिए,
नहीं है तो आप अभी भी ले सकते हो, धीरे धीरे बिल्ड कर लीजिए। और इसको बहुत ज्यादा रिटर्न के हिसाब से ना करें, रिस्क हेजिंग के हिसाब से करें। और हिस्टोरिकली प्रियंका एक बात और बताना चाहूंगा, आप कोई भी डेटा देख लीजिए, जब भी इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है उस समय सोना ऊपर मिलता है, तो ये बहुत बड़ी एक हेज हो जाता है पोर्टफोलियो। ओके, तो संभल कर कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में जो है 10% से ज़्यादा, मुकेश जी कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर होना तो चाहिए पर 10% से ज़्यादा नहीं। अब अगर मुकेश जी मैं कहूँ कि मैं तो 10% से ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मैं उस रिस्क को समझती हूँ, मुझे पता है ये बहुत वॉलेटाइल रहेंगे और मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आप कहेंगे हाँ 10% से ज़्यादा आप रखिए, क्योंकि मैं अगर तुरंत उसके डाउनफॉल में घबराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी उसमें 5+ टाइम होराइजन के लिए हूँ। तो क्या 10% से ज़्यादा मैं एलोकेशन बढ़ाऊं? 10% से ज्यादा आप कर सकते हो अगर आपको वोलेटिलिटी में कंफर्ट है, समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पर बहुत ज्यादा भी ना करें, 15-20% से ज्यादा तो बिल्कुल ना करें। ओके, सो वो तमाम लोग जिनके पोर्टफोलियोज हमारे पास आ रहे हैं जिसमें सिर्फ हमें गोल्ड और सिल्वर के ETF दिख रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है। केवल पोर्टफोलियो को सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से नहीं भरना है, सभी चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी गोल्ड और सिल्वर में, फिर मुझ पर आरोप लगता है कि मैं पलट रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा। अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो ले रही हूँ चट्टोपाध्याय सर का। गोपिकानंद चट्टोपाध्याय सीनियर सिटीजन है, 62 ईयर ओल्ड है और हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। थैंक यू गोपिका जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हम आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर आती हूँ। शिक्षक रहे हैं रामकृष्ण मिशन विद्यालय में और ये है सर का पोर्टफोलियो जो हमारे सामने है। और इन्होंने ये निवेश जो ये 10 साल के लिए कर रहे हैं और 2023 में शुरू किया था। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2600 टॉपअप करते हैं और 6 महीने 10%। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 1600 टॉपअप बाय 10% हर साल में। HDFC का BSE इंडेक्स 500 फंड 1000 की सिप यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 1500 की सिप यहाँ पर। HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, इसमें 1000 की सिप है। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप है। SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ 500 की सिप कर रहे हैं। क्वांट के ELSS में इन्होंने 50,000 का लमसम निवेश किया है और जब 3 साल कंप्लीट होंगे तो ये दूसरे में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसा लग रहा है आपको गोपिकानंद जी का ये पोर्टफोलियो? बहुत ही स्वीटली इन्होंने मैसेज भेजा है। बहुत ही मुझे निराशा हो रही है कि हम इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 10 साल के नज़रिए के साथ गोपिका जी जो है वो निवेश कर रहे हैं। मुकेश सर, योर व्यूज़। देखिए गोपिकानंद जी का अगर हम पोर्टफोलियो देखें, मुझे पोर्टफोलियो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है, अगर इनकी स्कीम्स देखें, स्ट्रक्चरिंग देखें तो काफी अच्छी है। ज्यादातर स्कीम्स इसमें अच्छी हैं। थोड़ी सी स्कीम ज्यादा है, बट एक दो स्कीम ज्यादा होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग अच्छी करी है, क्योंकि इन्होंने एक इंडेक्स फंड लिया है, HDFC BSE 500 इंडेक्स, जो मेरा फेवरेट फंड है एंड इट्स अ लो कॉस्ट फंड, तो काफी अच्छा फंड है। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे एवरग्रीन फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, बहुत ही अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड हैं, तो ये भी बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने एक बंधन का स्मॉल कैप लिया है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है, ये भी अच्छे कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फंड मैनेजमेंट टीम अच्छा है। एक इन्होंने सेक्टर फंड लिया है, HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। जनरली मैं सेक्टर फंड, मुकेश सर, हाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि गोपिका जी हमारे साथ हैं और ये आप सेक्टर फंड की जो बात कर रहे हैं इसको कंप्लीट कीजिएगा, उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। नमस्ते गोपिकानंद सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते सर। हम नमस्ते। मैम कोई एक्चुअली आई वांट टू नो दैट आई हैव एक्स्ट्रा फंड इन पोर्टफोलियो। या सो इनफैक्ट मुकेश जी कह रहे हैं कि सारे ही फंड्स अच्छे हैं सर आपके, बस एक ये सेक्टोरल फंड जो आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल पे लिया है उस पर ही कमेंट कर रहे थे मुकेश जी। एनीथिंग एडिशनल दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन गो फॉर इट, और एल्स मैं मुकेश जी को कहूँगी अपना जवाब कंप्लीट करने के लिए। गोपिका सर कुछ एडिशन करना चाहेंगे? सारी स्कीम्स पर सर ने गो अहेड दिया है एक्सेप्ट ये HDFC पर उनकी बात हमने कंप्लीट नहीं करनी थी। तो आप बताइए कुछ और एडिशनली आप पूछना चाहेंगे? On which fund actually this SIP on
which fund I include actually. I want to include. ओके, कुछ और इंक्लूड करें या नहीं करें? मुकेश जी प्लीज कैरी ऑन। देखिए गोपीकानंद जी, अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखें, मेरे को स्कीम सारी अच्छी लग रही है। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपने फंड लिया है, जनरली मैं सेक्टर फंड बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको टाइमिंग 2 बार राइट करनी पड़ती है। उनको बाय तब करना होता है जब वो डाउन होते हैं, और एग्जिट भी आपको पीक में करना होता है। अच्छी बात यह है गोपीकानंद जी कि आपने जो बैंकिंग सेक्टर का फंड उठाया, काफी इस समय अच्छा कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, उनमें एनपीए बहुत कम है, ग्रोथ भी ठीक हो रही है, तो रिटर्न अच्छा हो रहा है। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वो अच्छा करेंगे, तो फिलहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जब बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाए, पीक पे आ जाए, तो आप इसे एग्जिट करना ना भूलें, तो वो एक रिकमेंडेशन होगी। एक आपके पास क्वांट का ईएसएस फंड है, एंड क्वांट के इस समय ज्यादातर फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं क्वांट के फंड्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये आपका लॉक इन वाला फंड है, क्योंकि ईएलएसएस है, इसमें 3 साल का लॉक इन है। तो जब भी ये आपका लॉक इन से बाहर आ जाए, तो आप इसे बेच सकते हैं और एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, जहां पे इक्विटी और डेट मिक्स रहता है, और उसमें फंड मैनेजर अपने लेवल पे चेंज करता रहता है इक्विटी डेट का एलोकेशन, जैसे उसको मार्केट अच्छी लग रही है। जब इक्विटी अच्छा होता है तो इक्विटी में लोकेशन बढ़ा देता है, तो उस फंड को भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। बस क्वांट का जो फंड है, उसे जब वो 3 साल हो जाए, तो उसे बेच के आप अपने एग्जिस्टिंग फंड में ले सकते हैं। अदरवाइज आपने स्ट्रक्चरिंग अच्छी की है, लार्ज, मिड, स्मॉल, सब में आपके अच्छे एलोकेशन है, स्कीम्स आपने अच्छी सेलेक्ट की हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ करने की जरूरत है। मैंने कुछ और भी इसमें कैलकुलेट किया था। मैंने कैलकुलेट किया था कि भाई आपके पास जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, लगभग 50,000 का है, एसआईपी भी आप कर रहे हो 9,000 की, और स्टेप अप अगर आप 10% कर सको, हर साल बढ़ा सको, तो मेरे को लगता है 10 साल में आपका पोर्टफोलियो लगभग 35 लाख का हो जाता है, अगर मैं 14% का रिटर्न एज्यूम करूं। तो अच्छा कॉर्पस बन जाएगा आपके पास, तो आप कंटिन्यू करें। ओके, सो बढ़िया, 35 लाख तक आप पहुंच सकते हैं। अगर 14% का एक अनुमानित रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 10% का स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अमाउंट को बढ़ाते रहिएगा। और जैन साहब ने तो अब तो दिल्ली जीत लिया। पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं पलटती रहती हूँ, अभी उन्होंने कहा है कि भाई भरोसेमंद जानकारी यहाँ से मिलती है। बिल्कुल, थैंक यू जैन सर, थैंक यू सो मच। आपके ये शब्द जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोग तक सही जानकारी मिले। मुकेश जी जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं और ये हमारी मदद करते हैं सिचुएशन को समझने में, जो चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और सरफराज जी का क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ। उससे पहले एक लाइव यूट्यूब का क्वेश्चन लें हम, नहीं, पहले हम सरफराज जी का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, सरफराज अहमद जी का पोर्टफोलियो आपके सामने आ गया है। इनके ये 15,000 की सिप कर रहे हैं हर महीने, और इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो अभी 1.5 लाख पहुंच चुकी है। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 2,000, निपॉन के लार्ज कैप में 2,000, ईडलवाइज के मिड कैप फंड में 2,000, बंधन स्मॉल कैप में 2,000, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड 3,000, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड 2,000, आईसीआईसीआई प्रू के कॉर्पोरेट बॉन्ड में 2,000। टारगेट जो पहुंचना चाहते हैं सरफराज, वो है 1.5 करोड़ का इन 15 ईयर्स। 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो क्या 15 साल में 1.5 करोड़ अचीवेबल है सरफराज जी का पोर्टफोलियो जो इस तरह से चल रहा है और जिस तरह की स्कीम्स हैं उसमें? देखिए प्रियंका, अगर मैं सरफराज जी का पोर्टफोलियो देखूं, तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करना चाहूंगा। एक, इनके पास मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड है। मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में लगभग 60% सोना है, 40% सिल्वर है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रियंका, कि चांदी में मैं फ्रेश एलोकेशन नहीं करना चाहूंगा, और मैं सोने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो इनकी एसआईपी जो है मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड में जो है, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा इसको स्टॉप कर दें। एंड क्योंकि मैं चांदी में इस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जो इनके पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है पैसा गोल्ड एंड सिल्वर फंड में, उससे आप होल्ड करें, क्योंकि हो सकता है चांदी यहां से चढ़े तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। उसकी जगह मैं आपको प्योर गोल्ड फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। एसबीआई का गोल्ड फंड या किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें कॉस्ट कम है, आप उसके गोल्ड फंड से रिप्लेस करें। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है।
दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन ये है सरफराज जी कि आपने बताया आप नैस्डैक फंड में मोतीलाल के आप कर रहे हो एसआईपी, है ना? तो एसआईपी मेरे को लगता है कि आप ईटीएफ जो है एक्सचेंज से खरीद रहे हो, क्योंकि मोतीलाल का जो फंड है, मोतीलाल फ्रेश फंड नहीं ले रहा है, एक्सचेंज में जो थोड़े बहुत यूनिट्स हैं वो अवेलेबल है और वो प्रीमियम में बिक रहे हैं। प्रीमियम मतलब ये बिक रहा है कि अगर उसका फेयर प्राइस 100 होना चाहिए तो वहां पे वो 10 से 20% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। आप 110 और 120 में खरीद रहे हो वही सामान जो 100 में मिल रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप महंगा खरीदोगे और उसकी जो रियल वैल्यू है वो 10 से 20% सस्ती है। नैस्डैक में आप बंद कर दीजिए, इस समय रिकमेंड नहीं होगा। नैस्डैक जो है यूएस टेक में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म यूएस टेक बुलिश है। इस समय आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नैस्डैक फंड खुला हुआ है, वो 2 लाख रुपए पर पैन कार्ड पर मंथ ले रहा है। आपको नैस्डैक में करना है तो वो आप बिल्ड कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट प्रीमियम में ना खरीदे। प्रियंका, मैं इस बात पे हाईलाइट करना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स कई बार गलती करते हैं ईटीएफ जब अपने एक्सचेंज से खरीद लेते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े कई बार महंगे हो जाते हैं। चांदी जो है अक्टूबर में लास्ट ईयर 25% प्रीमियम में चली गई थी, तो वो महंगा लेते हैं, फिर जब वो गिरती है तो उनको ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, स्पेशली कमोडिटीज और नैस्डैक ये सब में वो बड़े उसमें लॉस हो सकता है। तो ये 2 फंड इंपॉर्टेंट चेंज है। आपके पास अच्छे फंड्स काफी हैं, एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन लार्ज कैप, एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। ये अच्छे 4 फंड आपने अच्छे लिए। आपने मिड कैप भी लिया है, स्मॉल कैप भी लिया है, लार्ज कैप भी लिया है, फ्लेक्सी भी लिया है। चारों अच्छे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, इनके फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है, इन्हें आप कंटिन्यू करें। एक मेरे लिए आपका सवाल ये है सरफराज जी, अगर आप हैं यहाँ पे, एक आपने आईसीसी प्रूडेंशियल का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड किया है, ये एक फिक्स्ड इनकम फंड है, यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, और यहाँ पे रिटर्न जो आएगा लगभग 6% के आसपास आएगा। पास रिटर्न को आप भूल जाइए, क्योंकि पास फिक्स्ड इनकम में करंट यील्ड हमें देखनी पड़ती है, पास से कोई कनेक्शन नहीं होता। करंट यील्ड जो ये आपको देगा लगभग 6% के आसपास देगा। जनरली ये फंड इस टाइप के रिकमेंड तब किए जाते हैं अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है 1-2 साल के लिए है पैसा, तो आप इसे कर सकते हैं। बट अगर ये पैसा 10 साल, 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए है, तो यहाँ पे आप अपना काफी लॉस करा लेंगे, क्योंकि इसमें कमाएंगे 6%, और यही अगर आप इक्विटी में करते तो वहां आपको 14-15% का ज्यादा, मतलब 14-15% रिटर्न कमा लेते और लगभग 8 से 9% एक्स्ट्रा पर एनम कमाने का स्कोप रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें एसआईपी बंद करें, और आपके जो 4 फंड मैंने बताए हैं जो इसमें आप एग्जिस्टिंग कर रहे हो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन लार्ज कैप, एडलवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप, इसमें आप और ऐड कर लीजिए। तो ये थोड़े से आपके स्कीम्स में चेंजेस थे। फिर आपने ये भी पूछा कि 15 साल बाद आपका कॉर्पस कितना हो जाता है। अभी मैंने ये देखा कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 1.5 लाख का है, आप एसआईपी कर रहे हो 15,000 की। मैं अगर ये मानूं आप 10% स्टेप अप भी करोगे, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, इनकम बढ़ती रहती है, तो ये 15 साल बाद लगभग 1,55,00,000 का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, जो आपके गोल जो था 1.5 करोड़ उससे ज्यादा हो रहा है। तो प्लानिंग आपकी एकदम ठीक है, गोल पूरा हो जाएगा, स्कीम्स भी आपकी सही है। थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर में चेंज करो और नैस्डैक के लेके आप थोड़ा सा उसमें चेंज करें। और डेट फंड जो है उसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो पैसा ना डालें। ओके, सो अगला सवाल लेकर आते हैं। गोपिका नंदन सर ने हमें भेजा है कि थैंक्स मेरा सवाल लेने के लिए। थैंक्स आपका सर, आप प्राइम मेंबर हैं और हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके क्वेश्चन को लें। और कुमार सोहन जी ने अभी अभी इकोनॉमी ज्वाइन की है, तो यही टाइम है जब मैं आप लोग सबको बता दूं कि गोपिका सर और कुमार सोहन जी से थोड़ा सा सीखिए और मनी 9 प्राइम को ज्वाइन कीजिए। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब जो हमारे गोपिका सर थे वो स्टैंडर्ड मेंबर हैं, लेकिन वहीं कुमार सोहन जी ने इकोनॉमी ज्वाइन किया है। तो 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी। हो सकता है वीआईपी पहले पहले लेने में आप हिचकें, लेकिन मैं अश्योर करती हूँ जब आप लेंगे एक इकोनॉमी या स्टैंडर्ड पैकेज, आप खुद ही आगे जाके अपग्रेड करेंगे। तो ये है तीनों ऑफरिंग हमारी, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी में लेकर आते हैं, आपके लिए स्पेशल शोज भी करते हैं। तो कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद सोहन जी ने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं और इन्होंने व्हाट्सएप पर अभी अभी हमें कॉन्टैक्ट किया था और अब हम इनसे बात करने वाले हैं।
हेलो शिवम, कहाँ से जुड़े हैं? आपके शहर evening, से। ma'am. वेलकम। गुड इवनिंग मैम। मैम थैंक यू मैम। मैं 1 ईयर से आपका शो देख रहा हूँ और आपके शो से इंस्पायर होकर मैंने पोर्टफोलियो बनाया था मैम 1 साल पहले। क्या बात है। तो आप कहाँ से मैम, जुड़े हुए हैं शिवम, ये बताइए ना। मैं पुणे से जुड़ा हूँ मैम। पुणे में मैं आर्मी में हूँ, मैं जॉब करता हूँ मैम। ओके, आर्मी में हैं आप। ओके, बहुत बहुत Yes, स्वागत है आपका। आपकी उम्र है 30, आप 1 साल से मेरा शो Yes. देख रहे हैं और आपने जो है एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया और आपने ये भी लिखा था कि आप इंटरनेशनल फंड में अभी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, 2000 की सिप वहाँ शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, यस मैम। मुझे कोई एक फंड का नाम, अच्छा सा फंड हो जिसमें मैं एक्सपोजर ले सकूँ मैम। उसमें एक फंड का नाम मैं जानना चाहता हूँ मैं। अच्छा शिवम जी, मैं आपका लॉन्ग टर्म के लिए। पोर्टफोलियो अब पढ़ रही हूँ, ठीक है। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में आप 3000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई के थीमेटिक एडवांटेज फंड में आप 3000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप में आप 10,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3000 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3000, बंधन के स्मॉल कैप में 3000। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है कुछ 4 लाख तक पहुंच गई है और आप 80,000 रुपए की एक जो है लमसम भी ऐड करना चाहते हैं, राइट शिवम? ओके शिवम, जो है तो 3 सवाल हैं। एक इंटरनेशनल फंड जिसमें 2000 की सिप ये शुरू कर चुके हैं, अभी 25,000 की सिप कर रहे हैं। 80,000 का लमसम निवेश ये कहाँ पर करें ये जानना चाहते हैं और 20 साल का नजरिया, ठीक है। ओवर टू यू मुकेश सर, कैसा लग रहा है आपको शिवम जी का पोर्टफोलियो? पुणे से जुड़े हुए हैं, आर्मी में काम करते हैं। देखिए, अगर शिवम जी का पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है। ज्यादातर स्कीम्स इन्होंने अच्छी सेलेक्ट की है एंड स्ट्रक्चरिंग भी राइट करी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, काफी अच्छे फंड्स इन्होंने लिए हैं। कुछ फंड मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप। ये अच्छे परफॉर्मेंस है, स्टेबल फंड है। एक इनके पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है, हमारी रिकमेंडेड लिस्ट में होता है मोतीलाल मिड कैप। थोड़ा सा लास्ट 6 महीने में उनकी जो कॉल्स हैं फंड मैनेजर की, वहां पे फंड मैनेजमेंट टीम का भी चेंज हुआ है और उनकी कॉल्स थोड़ी गलत हुई हैं, तो परफॉर्मेंस जो है काफी गिरी है उनकी बीच में। बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इस फंड को आप वॉच लिस्ट में डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है फंड मैनेजमेंट टीम चेंज हो रही होती है, फॉर दैट मैटर कुछ इनकी स्टोरीज या स्टॉक पिकिंग नहीं चली है, तो फंड मैनेजर कई बार चेंजेस करते हैं पोर्टफोलियो में नए थॉट प्रोसेस के साथ। तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि फंड मैनेजर को 1 से 2 साल देना चाहिए चेंज करने से पहले। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को आप वॉच लिस्ट में रखें, बट आप कंटिन्यू अभी करें, इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक आपके पास एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे नहीं रहा था। पास्ट में इसने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है एंड मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि फंड मैनेजमेंट टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंटिन्यू होल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ी सी और स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास कोई इंडेक्स फंड नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन पैसिव इंडेक्स दोनों से मिलके होना चाहिए, क्योंकि आजकल अल्फा निकालना स्टॉक पिकिंग के थ्रू, अल्फा मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना फंड मैनेजर द्वारा इतना आसान नहीं रहता है। तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड कर सकते हैं। एक इन्होंने आईसीसी थीमेटिक का फंडो फंड लिया है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि ये फंडो फंड है, फंड मैनेजर अलग अलग थीम्स जो अच्छी लग रही हैं उसे या जो उसे लग रहा है अच्छा है उसमें वो एलोकेट करते रहते हैं। थोड़ा एग्रेसिव है, बट ये एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ठीक है, क्योंकि अगर आईसीआईसी के अगर वो फंड मैनेजर थीम्स राइट पिक कर लें तो रिटर्न अच्छे निकल सकते हैं। इसमें रिस्क ये होता है कि अगर सिलेक्शन ठीक ना हो थीम्स का तो बैकफायर कर सकता है। पर मेरे को आईसीसी की टीम पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। शंकर नरेन जो है वहां पे एक अच्छे सीआईओ हैं और उनकी हिस्टोरिकली कॉल्स अच्छी रही हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको चेंज की जरूरत है। एक फंड को मैंने वॉच लिस्ट में कराया है मोतीलाल मिड कैप में, और एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह मैं आपको एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। ये है आपके लिए रिकमेंडेशंस। लमसम जो 80,000 करना चाहते हैं वो कहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए इनको? देखिए, ये बहुत ही हमेशा टफ क्वेश्चन रहता है कि लमसम डालें, ग्रेजुअली डालें। और इस समय इंडियन मार्केट मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। इंडियन मार्केट अच्छी इसलिए लग रही है, देखिए 1.5 साल से मार्केट चली नहीं है। अब चल इसलिए नहीं रही है क्योंकि 2020 से लेकर 24 तक इंडियन मार्केट काफी तेजी से चल रही थी, महंगी हो गई थी। और उसी दौरान बाकी मार्केट इतनी नहीं चली थी, तो वहां सस्ती थी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया को बेच के बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था।
लगभग 3.5 लाख करोड़ उन्होंने इंडिया से निकाले थे। अब हुआ ये इस 1.5 साल में कि बाकी मार्केट चढ़ गई है और इंडियन मार्केट वही है, तो इंडिया की वैल्यूएशन रिलेटिवली अब ठीक हो गई है। ओके दूसरा, जो ईयू की ट्रेड डील हुई है, जो अभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने रेट कट किए, लेबर लॉज चेंज हुए, गवर्नमेंट ने काफी पॉजिटिव चीजें की है। अभी जो एआई समिट भी हुआ है, इसमें भी काफी पॉजिटिविटी है, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं और वैल्यूएशन अच्छी लग रही है क्योंकि अर्निंग्स आनी शुरू हो गई है। तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो 80,000 जो है, मेरा इनको रिकमेंडेशन ये होगा कि उसमें से 50%, 40,000 रुपये आप लमसम डाल दे और 40,000 अगले 6 महीने में आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर लें या एसआईपी कर लें। ये मैं इसलिए करा रहा हूं प्रियंका, और बाकी इन्वेस्टर्स भी ये स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं कि मार्केट की 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो यहां से ऊपर चढ़ेगी या नीचे गिरेगी। अगर ऊपर चढ़ेगी तो जो मैं लमसम कर रहा हूं उससे मेरे को बेनिफिट होगा, और अगर नीचे आएगी तो जो एसआईपी एसटीपी की स्ट्रैटेजी है उससे मेरे को फायदा होगा। तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो 40,000 एक साथ कर दें और बाकी 40,000 को धीरे धीरे करें। किस कैटेगरी की स्कीम, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसी में करें? एग्जिस्टिंग नहीं करें क्योंकि इनके पास पोर्टफोलियो अच्छा है, कुछ ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो जैन जी का क्वेश्चन मैं कैसे नहीं लूँ, सिल्वर पर है इनका क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ में अच्छा प्रॉफिट अभी मुझे हो रहा है, 220 पे इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे बहुत अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है सिल्वर ईटीएफ का प्राइस, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये कि इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सिल्वर ईटीएफ में, और पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस प्रॉफिट को अभी बुक करूं या वेट करूं। 200 रुपया सिल्वर बीज आएगा तो 2030 के लिए होल्ड करेंगे, और अगर उससे पहले ही आ गया तो फिर क्या ही बात है। क्या कहेंगे आप, सिल्वर पे अगर प्रॉफिट पर बैठे हैं तो बुक कर लें या रुक जाएं अभी? देखिए प्रियंका जी, ये मिस्टर जैन जी हैं, बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और ये इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों का बहुत ही कोई सिंपल जवाब नहीं होता क्योंकि किसी को नहीं पता कमोडिटी शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, स्पेशली इतने चढ़ने के बाद बड़ा मुश्किल है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जैन साहब को बताना ही चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले किया है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, और जो रिटर्न नॉर्मली 5 से 10 साल में आता है वो आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में आ गया है। तो प्रॉफिट बुक करने में, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कल को सिल्वर नीचे आए तो ये जो प्रॉफिट है ये भी चला जाए। इन्वेस्टर्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कोई चीज अगर तेजी से बढ़ जाती है, रिटर्न तेजी से आ जाता है, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, अपनी कैपिटल बाहर निकाल लें, या आधा 50% निकाल लें या 25-30% निकाल लें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा जैन जी को कि थोड़ा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें। अगर ये कमोडिटी में अभी भी बुलिश है तो आप सोना ले लीजिए। और ये भी आप देखिए कि इंडियन इक्विटी काफी समय अच्छा लग रहा है, 1.5 साल से चली नहीं है, वैल्यूएशन वाइज इंडियन इक्विटी अच्छा है। तो ये एक अच्छी कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप सिल्वर से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप जो है इंडियन इक्विटी में डालें। तो प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है यहाँ से चढ़े, यहाँ से सिल्वर चढ़ेगा तो पूरा आप एक्सपोजर नहीं निकाल रहे हो, थोड़ा निकाल रहे हो, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा। बट मैं ये भी नहीं चाहता कल को गिरे तो आपको ये प्रॉफिट कल को कम होता तो खराब भी लगे। ओके, तो थोड़ा सा बच के, ओके, और थोड़ा सा मिडिल पाथ मुकेश जी कह रहे हैं वो ले लीजिएगा। ऑलराइट, अब हम लेते हैं सोहन जी का क्वेश्चन। एज प्रॉमिस, सोहन जी ने अभी इकोनॉमी हमारी जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन की है। सो सोहन जी का सवाल है, बंधन स्मॉल कैप में ये 7500 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल का मिड कैप है अगली स्कीम जिसमें 7,000 की सिप चल रही है। जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप चल रही है। ओके, सो 3 स्कीम, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, जियो का फ्लेक्सी कैप। कोटक के नास्टेक 100 इंडेक्स फंड में भी 5,000 की सिप, पराग पारिक के लार्ज कैप में 5500 की सिप, कोटक के मल्टी कैप में 5,000 की सिप, और ईडलवाइज के गोल्ड एंड सिल्वर में 5,000 की सिप। टोटल 40,000 की सिप सोहन जी कर रहे हैं। नज़रिया 20 साल का है और 5 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। तो 40,000 की सिप 20 साल में क्या 5 करोड़ का फंड तैयार कर पाएगी सोहन जी के लिए? क्या व्यू है आपका, और पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? जो चॉइस ऑफ स्कीम्स हैं उस पर आपका कमेंट मुकेश। देखिए प्रियंका, जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को ज्यादा छेड़खानी ना करें, ज्यादा देखे नहीं, एंड बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहे, ग्लोबली इतने इवेंट्स हो रहे हैं कि उसकी वजह से पोर्टफोलियो में चेंजेस की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे इनके पास 4 इक्विटी इंडिया के फंड है, इन्होंने अच्छे फंड सेलेक्ट किए हुए हैं, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह जो है,
अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कुछ चेंज करने की इनको जरूरत नहीं है। दो इनके पास फंड है जहां पे मैं थोड़े से चेंज करना चाहूंगा। एक एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर फंड है। एडलवाइस के गोल्ड एंड सिल्वर में 50% सोना होता है, 50% सिल्वर होता है। सिल्वर इस समय मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिल्वर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया काफी वोलेटाइल होता है। ऑलरेडी आप एक साल में 150% चढ़ गया है, तो क्योंकि कोई चीज अगर तेजी से चढ़ जाती है तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी भी रिव्यू करना चाहिए। तो इतना रिटर्न आ गया है, आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न आया है, तो इसके बदले एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर के बदले मैं गोल्ड फंड इनको जो है रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर वो कर ले तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। एक इन्होंने बताया मोतीलाल का नैस्डैक फंड ले रहे हैं, और जैसे कि नैस्डैक फंड इस समय खुला हुआ नहीं है, फंड हाउस नहीं कर रहा है, पैसा ले रहा है, ये एक्सचेंज से ले रहे हैं। और अगर ये एक्सचेंज से ले रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन इनको ये होगी कि आप ना करें, उसे स्टॉप करें, क्योंकि इस समय आप प्रीमियम दे रहे होगे 10 से 20%। आप महंगा खरीद रहे हैं। जो चीज 100 रुपए उसकी वैल्यू है, आप वही चीज 115 120 में कर रहे हैं, वो आप ना करें। अगर आपको इंटरनेशनल फंड करना है, यूएस में एक्सपोजर चाहिए, तो दो आपके पास ऑप्शन है। या तो आप आईसीसी का नैस्डैक फंड कर लें, वो खुला हो, बट वो भी पता नहीं कितने दिन चलेगा। दूसरा एक एक्सेस का ग्लोबल इक्विटी फंड है, जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो। डेवलप मार्केट्स में करता है, लगभग 70% उसमें यूएस है। मुझे वो फंड काफी अच्छा लगता है, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो नैस्डैक को रिव्यू करें, उसको स्टॉप करें, एडलवाइस को चेंज करें। बाकी जो आपके फंड हैं, जियो फ्लेक्सी कैप, बंधन का स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए अब देवेंद्र पटेल जी से हम बात करने वाले हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते देवेंद्र जी, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? नमस्ते मैडम, नमस्ते। कर्नाटक से बोल रहे हैं। कहाँ से? कर्नाटका से। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है। क्या करते हैं आप देवेंद्र जी? मैं व्यापारी हूँ कपड़े का। ओके, आपका पोर्टफोलियो मैं अब पढ़ती हूँ, आप फिर अपना सवाल कोई हो तो पूछ सकते हैं। आईसीसी प्रू के लार्ज कैप में आप 5000 की सिप कर रहे हैं, एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 5000 है, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5000, निपॉन के स्मॉल कैप में 3000 की सिप है, और ईडलवाइज के आपने गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 3000 की सिप की है। आईसीसी प्रू के कॉन्ग्लोमरेट फंड में भी जो है आप निवेश करें, इसमें लमसम डाला है आपने 1 लाख रुपए का डाला हुआ है मैडम। ओके, सो लमसम है 1 लाख का, इसमें है 10 साल का नजरिया है, 10% से स्टेप अप करेंगे। ठीक पढ़ा मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो? कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऐड नहीं, इतना ही है। और मैं ये कर रहा हूँ कि ये 21,000 की एसआईपी बन रही है अभी, और 4,000 की और करनी है मेरे को। वो कौन से में करूँ? कोई मल्टी एसेट फंड लेऊँ कि इसी में ऐड करूँ? कौन से में करूँ? 4,000 और ऐड करना है मेरे को। ठीक है, तो 4000 और ऐड करना है ना आपको? हाँ, कोई मल्टी एसेट फंड लूँ कि इसी फंड में किसी में ऐड करूँ क्या? ओके, तो आप पूरा 25,000 की सिप पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें 4000, अभी 21,000 इज गोइंग ऑन, इसमें 4000 और ऐड भी करना है आपको, राइट? और मेरा कोई ओवरलैप तो नहीं है पोर्टफोलियो में, वो देखना है। ओके, चलिए मुकेश जी से सुनते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके बैठे हुए हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे आप? एक तो 4000 का एडिशन प्लस इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? एक लमसम इन्होंने आईसीसी के कॉन्ग्लोमरेट फंड में भी किया हुआ है, प्लस पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, और गोल्ड एंड सिल्वर भी है। देखिए प्रियंका, अगर देवेंद्र जी का हम पोर्टफोलियो देखें, इनके पोर्टफोलियो में 6 स्कीम्स हैं, एंड 4 ऐसी स्कीम्स हैं जो रेगुलर लार्ज मिड स्मॉल को फ्लेक्सी कैप को कवर करते हैं। जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड है, वो एक अच्छा फंड है एंड कंसिस्टेंटली अच्छा भी कर रहा है। एचडीएफसी मिड कैप की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, निपॉन स्मॉल कैप भी बढ़िया चल रहा है। तो इनकी एक कोर होल्डिंग हो गई, और इसमें इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया हुआ है लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी कैप को। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। एक इनके पास एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर फंड है, और जैसे मैं डिस्कस कर रहा था इससे पहले भी कि इस समय मैं सिल्वर में रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है सिल्वर यहां से ऊपर चला जाए, बट क्योंकि सिल्वर ने ऑलरेडी 150% का रिटर्न दिया है 1 साल में, रिस्क अब काफी ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, तो उसको ध्यान रखते हुए मैं गोल्ड एंड सिल्वर एडलवाइस की जगह इनको रिकमेंड करूंगा प्योर गोल्ड फंड कर लें, एसबीआई गोल्ड फंड कर लें, कोई भी किसी फंड हाउस का गोल्ड फंड कर लें। गोल्ड फंड इसलिए अभी भी करा रहा हूं क्योंकि उसको सेफ हेवन माना जाता है,
जियोपॉलिटिकल टेंशन होती तो उस समय ये अच्छा कर रहा होता है। तो आप एक गोल्ड फंड कर ले। अब एक इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंग, प्रियंका, देवेंद्र जी ने एक फंड उठाया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कॉन्ग्लोमरेट फंड। ये अभी थोड़े दिन पहले न्यू फंड ऑफर आया था, आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया था। और इसमें स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके काफी बिजनेसेस होते हैं वो इसमें करते हैं। ये एक थीम बेस्ड फंड है और फंड हाउसेस कई बार थीम निकालते रहते हैं क्योंकि उन्हें फंड बेचने होते हैं, मार्केट से पैसा उठाना होता है, तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होते हैं ऐसे थीम फंड टिल द टाइम वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर इतनी अच्छी तो अपने एग्जिस्टिंग डाइवर्सिफाइड फंड में भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईसीआईसीआई कॉन्ग्लोमरेट फंड में करें। अच्छी चीज ये है कि आईसीआईसीआई की फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो होपफुली वो इसमें रिटर्न निकाल लेंगे। जनरली में होता है तो नॉर्मली इसको रिकमेंड करता कि आप इसे एग्जिट कर लें, पर इसमें एग्जिट लोड है 1 साल का 1%। तो आप रिकमेंड मैं ये है कि इसको ना बेचें फिलहाल, इसको होल्ड करें, और अगर 1 साल में परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप इसको निकाल के एक एचडीएफसी बीएससी का 500 इंडेक्स फंड ले लें। होपफुली अच्छा करेगा क्योंकि आईसीआईसीआई की टीम अच्छी है, बट इतनी ग्रेट रिकमेंडेड वाला फंड नहीं है ये। फिर मैंने ये भी कैलकुलेट करके देखा कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका करंट पोर्टफोलियो 1 लाख का है, आप 21,000 की सिप कर रहे हैं, और अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर ले 10% की, हर साल अपनी एसआईपी 10% से बढ़ा ले, तो आपका पोर्टफोलियो लगभग 70 लाख का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है अच्छा कॉर्पस बन जाता है। सिप करते रहिए और अपना स्टेप अप करते रहेंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन सविता जी का मैं लेना चाहूँगी। बहुत दिनों से सविता जी का क्वेश्चन हमारे पास है और हम हमेशा सोचते हैं इनसे बात करेंगे पर बात नहीं हो पा रही है। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। कैनेरा रोबेको के लार्ज कैप में ये 2500 की सिप कर रही हैं, ईडलवाइज के मिड कैप फंड में 10,000 की सिप, टाटा स्मॉल कैप में 2500 की सिप, वाइट ओक के फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 की सिप, टाटा बिजनेस साइकिल फंड में 5,000, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड में 5,000। ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 35,000 की सिप कर रही हैं सविता, और रीज़न ये था कि मैं इनके क्वेश्चन को पुश इसलिए कर रही थी कि मैं सोच रही थी इनसे अगर बात हो जाए तो हम कुछ एडिशनल जानकारी और ले सकें, पर अभी हमारे पास सामने सिर्फ यही जानकारी है कि ये स्कीम्स हैं और 35,000 की सिप चल रही है। ओवर टू यू मुकेश जी, स्कीम की क्वालिटी कैसी है? कुछ टारगेट इन्होंने हमें नहीं बताया है, ना ये बताया कब से निवेश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? देखिए प्रियंका, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें सविता जी के, तो इनके पास जो है 6 स्कीम्स हैं, और 6 स्कीम्स में थोड़े से चेंजेस करना चाहूंगा। एक तो 2 इनके पास टाटा के फंड है। टाटा के फंड इस समय इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, टाटा स्मॉल कैप और टाटा बिजनेस साइकिल फंड, तो दोनों में मैं इनकी सिप स्टॉप करना चाहूंगा। एक कैनेरा रोबेको का लार्ज कैप फंड भी है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे भी मैं स्टॉप करना चाहूंगा। तो 6 में से 3 फंड स्टॉप हो रहे हैं, कैनेरा रोबेको लार्ज कैप, टाटा स्मॉल कैप, टाटा बिजनेस साइकिल। इनके पास जो बाकी 3 फंड है वो अच्छे हैं। एडलवाइज मिड कैप अच्छा है, वाइट और फ्लेक्सी कैप अच्छा कर रहा है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रीट में डाल रहा होता है, ज्यादा इसमें लोकेशन इक्विटी का रहता है। तो 3 ये कंटिन्यू करें, एडलवाइज, वाइट ओक और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट। जो 2 स्कीम्स में ऐड करना चाहूंगा, एक इंडेक्स फंड ऐड करना चाहूंगा, एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड, जिसमें 70% लार्ज कैप होता है, 20% मिड कैप होता है और 10% स्मॉल कैप होता है। ये एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, एवरग्रीन फंड है। और एक स्मॉल कैप भी मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि स्मॉल कैप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय। गिरे हुए हैं स्मॉल कैप, इन टर्म्स ऑफ लास्ट 1 ईयर में हम देखें तो परफॉर्मेंस डाउन है, अर्निंग अच्छी आ रही है, तो इसकी जगह मैं बंधन स्मॉल कैप करना चाहूंगा। तो 6 से मैं 5 फंड कर रहा हूँ, 3 फंड एडलवाइज, वाइट ओक, फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट कंटिन्यू कर रहा हूँ, और 2 फंड कर रहा हूँ नए, एचडीएफसी बीएससी 500 और बंधन का स्मॉल कैप फंड। ऑलराइट, इसी के साथ आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। मुकेश, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और मनी 9 के व्यूअर्स के लिए, बहुत अच्छा लगा। आई होप गोल्ड और सिल्वर पे हमने थोड़ी सी जानकारी बढ़ाई होगी आज अपनी बातचीत में। थैंक यू मुकेश आपके टाइम के लिए। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो आज के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे बाय बाय कहने के पहले
मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ जहाँ आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। तो 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जहाँ आप हमें कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो money9query@tv9.com ये है हमारा ईमेल आईडी। Money9 प्राइम की मेंबरशिप अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना कि ले लीजिए। इसीलिए हम आपको बार बार दिखाते भी हैं कि आप कैसे इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नहीं ली है मेंबरशिप तो आप क्या मिस कर रही हैं, आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप मेंबरशिप नहीं लेंगे। तो इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी 3 ऑप्शन में है Money9 प्राइम की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने का एक और मौका मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल होती है मुलाकात। आपके पोर्टफोलियोज आते रहे, यूं ही हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।